किसी से ये कहाँ का क्वेश्चन है? बुकलेट का, डीपीपी का, कहाँ का क्वेश्चन है? डीपीपी का। डीपीपी का किसी से ये सवाल बना? किसी से भी कोई बनाया है? ऑल्दो भी हम शायद डीपीपी मना किए बनाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा एक लेवल ऊपर का भी एक एक एक्स्ट्रा टॉपिक का सवाल चल रहा है उसमें, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। बट ठीक है, चलो अगर मतलब बनाना है तो बना सकते हैं उसको। चलो एक क्लास रुक जाओ, बस आज का क्लास रुक जाओ। आज का क्लास में जब हम जस्ट जस्ट इस तरह का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी करा देंगे, ज्यादा बेटर होगा। बहुत भारी नहीं है, बट उस तरह का टॉपिक देखा ही नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में किसका डाउट है? सर स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में NaBH4 दे रखा। NaBH4 वाला पार्ट कहाँ का रिडक्शन करा पाएगा? इधर रिडक्शन करा पाएगा क्या? हाँ इधर करा देगा? सर। कौन सा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है? इधर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अरे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ भाई। ईथर। इथर का रिडक्शन होता है क्या NaBH4 से? नहीं। फिर उधर क्यों रिडक्शन होगा? हाँ नहीं। कहाँ पे रिडक्शन होगा? केवल एक ही जगह रिडक्शन होगा, यहाँ पे। अच्छा, अल्डिहाइड है वो। हाँ, तो केवल एक जगह रिडक्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप में ओजोनलिसिस करा रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन होने पे यहाँ पे OH का कन्वर्जन हो जाएगा। O3 क्या करेगा? ओजोनलिसिस कराएगा, बट कहीं भी डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा। अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो इस केस में बेंजीन वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करके कुछ बनेगा। फिर वाटर के साथ एडिशन करा रहे हैं हम लोग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। O3 के साथ H2 होता ही है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि जिंक नहीं दिया है तो ऑक्सीडेटिव नॉर्मली कंसिडर किया जा सकता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट सी बोला है, द मेजर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी। इतना सारा ऑप्शन तो है, ठीक तो है। कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें जैसे इस पहले तो यहाँ पे रिडक्शन करा है, तो यहाँ वाले पार्ट OH का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहला चीज। फिर यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, दूसरे साइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट आया। फिर यहाँ ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो सारे स्ट्रक्चर्स बना लो। और उसने बोला है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सी, कोई भी एक प्रोडक्ट सी हो सकता है। तो 3 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सारे के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ऑप्शन से मैच करा करके देखो कि कौन सा प्रोडक्ट सही निकल के आ रहा है। बन जाएगा? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद द करेक्ट रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द गिवन अल्कीन फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोफाइल्स इज। किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अल्कीन का रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अल्कीन दे रखा, यहाँ अल्कीन दे रखा, यहाँ अल्कीन दे रखा, यहाँ अल्कीन दे रखा। सारा अल्कीन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का दे रखा है, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन करा रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में इस डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे -M ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ +M ग्रुप है। मतलब ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो +M इफेक्ट है। क्लोरीन वाला पार्ट -I इफेक्टिवली शो करता है, और यहाँ पे केवल हाइपर कंजूगेशन वाला पार्ट है। तो इस केस में +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा करके रखेगा। इसका मतलब 2 वाला पार्ट सबसे ज्यादा निकल के आना चाहिए, 1 वाला पार्ट -M सबसे लोएस्ट लेकर के आना चाहिए। और उसके अलावा बाकी बचे 2 ऑप्शन में -I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट डिक्रीज करा के रखेगा। तो उसके इस नंबर वाले पार्ट में 2 के बाद 4, 3, 1 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करने के लिए 2-3 जगह पे पॉइंट मेंशन किया है कि अल्कीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है। ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग बेंजीन में कर चुके हैं, तो बेंजीन नहीं है, बस एक डबल बॉन्ड है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अंडरगोइंग एडिशन ऑफ HBr विल फॉर्म ओनली अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। किसका डाउट है? 30 नंबर बताओ भी जल्दी, किसका डाउट है? तो 30 नंबर किसका डाउट है? चलो अच्छी बात है, किसी का डाउट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 किसका डाउट है? सर सूरज। सूरज बहुत मार मारेंगे। सर चंद्रमा ये बना देंगे हम तुमको। बी वाला बन गया था लेकिन अच्छा C सॉरी इसमें सी और डी ऑप्शन नहीं ठीक है, रहने दो। हाँ उसी नहीं में डाल। ठीक है, नहीं सी और डी ऑप्शन अभी के लिए छोड़ दो, ये ऑप्शन तो अभी पढ़ा ही नहीं है, गलती से दे दिए। ठीक है, आंसर पहला और दूसरा में से अगर एक है तो चलो छोड़ दो, बट सी और डी बी ऑप्शन है अभी के लिए सर, छोड़ बी दो। आंसर। इसमें जैसे बस एक चीज है, यहाँ पेरोक्साइड दे रखा ना, तो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाता है, मतलब मार्कोवनिकोव जो रूल है उसकी जगह एंटी मार्कोवनिकोव रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सर वो तो बेंजीन के लिए रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में which of the following bromides is the major product of the given of the reaction given below, assuming that there are no carbocation rearrangement. carbocation rearrangement अगर नहीं है, HBr का 1 इक्विवेलेंट हम लोग एडिशन करा रहे हैं, तो जिस अल्कीन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा उसी के ऊपर हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में कितना हाइपर कंजुगेशन दिख रहा है? ऊपर 2 हाइपर कंजुगेशन, नीचे 1 हाइपर कंजुगेशन। दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे हम लोग के पास 2 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ वाले पार्ट में 1 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ वाले केस में 1 और यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन। मतलब सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इस पे दिख रहा है। इनफैक्ट अगर कार्बोकैटायन के हिसाब से देख के चलो तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, बाकी सब जगह 2 डिग्री बनेगा। मतलब रिएक्शन वाला पार्ट यहीं पे होना चाहिए, और रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बोकैटायन जहाँ बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये तो बनने लायक सवाल था यार, घटिया सवाल है। बट क्वेश्चन नंबर 5 किसी से बना? किसी से भी? बताओ भी कोई, क्वेश्चन नंबर 5 किसी से भी बना? किसी से नहीं बना क्वेश्चन नंबर 5? यस सर बना। क्या हुआ बताओ? सर पहले वो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ के साथ कंबाइन करके OH+ बनेगा, तो फिर ठीक है, ये उसके बाहर वाला जो ऑक्सीजन के साथ जो वो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर आ जाएगा, और ये अच्छा वहाँ रेजोनेंस वहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा, नहीं पॉजिटिव। ऐसा ऐसा एक सेकंड ऐसा। हाँ हाँ हाँ, और तो फिर ठीक वो है, वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा? अगर अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये तो आगे चला जाएगा, या फिर इधर आगे जाएगा, नहीं तो फिर इस कार्बन के ऊपर जाएगा। मतलब यही दो पॉसिबिलिटी। थोड़ा हम जूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोल रही है सौम्या कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो H+ एडिशन होगा, ठीक है, और उसके बाद रेजोनेंस में इधर जाएगा। तो पहला स्टेप तो ठीक है, बट दूसरा स्टेप गलत है। क्यों दूसरा स्टेप गलत है, उसके पीछे रीजन ये दे सकते हैं हम। ठीक है, लॉजिकल चीज है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप भी मैटर कर रहा है एक्चुअल में। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि H+ का एडिशन कहाँ पे होता है। तो जो बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे, तुम लोगों को बोले थे बेसिक पॉइंट यूज में आएगा ही आएगा, ध्यान रखने का है। तो H+ वाले पार्ट का एडिशन कहाँ होगा, तो आराम से ऑक्सीजन के ऊपर होने वाला है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरा रहेगा, आराम से H+ का ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग एडिशन करा सकते हैं। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन किया, जैसे ही H+ के साथ कंबाइन किया तो हम लोगों के पास डबल बॉन्ड OH+ का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थोड़े ना है। और रेजोनेंस के एकदम बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखो, रेजोनेंस का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। रेजोनेंस कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है। इस केस में हम लोगों का पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम है, इधर भी पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम है, और पोलर पाई बॉन्ड है। ऑब्वियसली बात है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हम लोग का पाई बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है। तो अपने स्ट्रक्चर में तो और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, तो आराम से रेजोनेंस वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे इस डायरेक्शन में रेजोनेंस को मूव करा के ले जाएंगे तो उस केस में अगला स्ट्रक्चर ये निकल के आएगा, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ वाले पार्ट पे 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से है। और अब एक चीज सोच के देखो, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इस कंपाउंड में 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पे शिफ्ट हो गया। तो जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो एक तो ये 6 मेंबर्ड रिंग पहले से था,
और उसके अलावा यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग का एक एटम था उसका दूसरा एटम इधर पे शिफ्ट हो गया है, मतलब रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट में। तो उस केस में यहाँ वाले पार्ट पे भी हम लोगों को 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट हो गया जहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब सवाल वाले पार्ट में अगर हम लोग इस तरह का सवाल दे रखे, ऑल्दो इसमें एक चीज थोड़ा मिसिंग है, H+ के साथ यहाँ हीटिंग दे रखा होना चाहिए, बट चलो ठीक है, H+ के साथ अगर हीटिंग नहीं दे रखा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह के स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज तो करना ही करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन एलिमिनेशन कराया करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन वाला पार्ट अगर हटेगा तो आराम से यहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, और क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल नेचर का होता है तो आराम से बनना भी चाहेगा। तो इस केस में ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। और हम लोग का OH यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अपने प्रोडक्टवा में ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है हमको, ये बी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। 1C नंबर तो बनेगा नहीं, डी नंबर तो बनेगा नहीं। ए और बी में OH का जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से हम लोग बी ऑप्शन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने इस तरह के केस को, इस चीज को हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब पाई बॉन्ड अपने से ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे भी रखा था, जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड है और इसमें H+ के साथ हम लोग हीटिंग यूज कर लिए, ये कंपाउंड वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इस केस में एक आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक लेस स्टेबल अल्कीन वाला पार्ट मोर स्टेबल अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। इस चीज को हम लोग ओवरऑल लैंग्वेज वाइज आइसोमराइजेशन बोल सकते हैं। बट आइसोमराइजेशन कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है, आइसोमराइजेशन और भी जगह आता है। अगर कोई अल्केन पलट के देखा होगा तो अल्केन वाले पार्ट में भी इस तरह का चीज आता है। और मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ कराते हैं और एक और कुछ रिएजेंट होता है। तो इस केस हम लोग का प्रोडक्ट में, सॉरी इसमें नहीं, बेंजीन वाले पार्ट में अगर हम लोगों का ऑर्थोजाइलिन है या हम लोग का पाराजाइलिन है, ऑर्थो मेटा पाराजाइलिन अगर GOC याद है तो ऑर्थो मेटा पाराजाइलिन में मेटा वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल जाइलिन में मेटाजाइलिन होता है, क्योंकि एक का हाइपर कंजुगेशन दूसरे के हाइपर कंजुगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में हीटिंग यूज करते हैं तो इस केस में ये कंपाउंड वाला पार्ट अपने आप को मोर स्टेबल मेटाजाइलिन में कन्वर्ट कर लेता है। दोनों में से कुछ भी होगा, AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग को आराम से मेटाजाइलिन मिल जाएगा। ये भी आइसोमर्स का फॉर्मेशन है, इसको भी हम लोग आइसोमराइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स के रिएक्शन है जिसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे कहीं कहीं सीख सकते हैं। आज तक हम सवाल नहीं देखे कि इस तरह का आइसोमराइजेशन पे सवाल पूछा गया, लेकिन एग्जिस्ट करता है ऐसा आइसोमराइजेशन, ये पॉसिबल है। एक लेस स्टेबल अल्कीन है तो मोर स्टेबल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का अल्केन वाला पार्ट अपने आप को किसी दूसरे स्टेबल अल्केन में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसा आइसोमराइजेशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, अल्केन में भी होता है, बट जब हम लोग टॉपिक वाइज जैसे डिस्कशन कर रहे होंगे तो अल्केन वाले पार्ट के डिस्कशन करेंगे। और कोई डाउट है किसी को किसी भी क्वेश्चन में? बुकलेट में बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिया था भाई, बुकलेट में भी भारी क्वेश्चन दिया था, कोई डाउट नहीं है बुकलेट में? अभी ग्रुप में डाउट डाल रहा है सब, नालायक एकदम। एक क्वेश्चन और आया है ग्रुप में, एक मिनट। क्वेश्चन में सर कौन सा क्वेश्चन है? वाला समय सर 8 वाला 8 वाला सवाल शायद तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा है, अगर ढंग से ध्यान हो तो। बुकलेट सॉल्व किया है कि नहीं किया है? नहीं सर। बुकलेट पहले सॉल्व किया करो, बहुत मार मारेंगे। इस सवाल देखो, इस सवाल में OH दे रखा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और उसके ऊपर मिथाइल और Br2। अब सवाल पे आते हैं हम, कहाँ गया भाई? OH दे रखा, Br2 दे रखा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, उस पर एक मिथाइल और एक डबल बॉन्ड है। क्या डिफरेंस है? तो बुकलेट में तुच्छ सवाल होता है, बुकलेट सॉल्व करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, है कि नहीं? बुकलेट में बहुत अच्छा अच्छा सवाल दे रखा है,
तुम्हारे एमएस चौहान के लेवल का सवाल बुकलेट में दे रखा है और उससे भारी सवाल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी कराएंगे। एक्सरसाइज 3 का सवाल तो तुम्हारे बुकलेट में जो दे रखा है वो सब तुम्हारे एमएस चौहान में भी वैसा सवाल नहीं है। चलो ध्यान दो। एक तो सबसे पहला चीज, एक चीज सोच के देखो, ऑल्दो ये सवाल हमको आज ही करना है, ये भी पार्ट एक है जो बाकी रह गया थोड़ा, वही जो सबसे पहला सवाल जो आज डिस्कशन में बोले थे, रुक जाओ, वही उसी चीज का पार्ट है। वैसे हम बुकलेट में बोले थे कि सवाल को सॉल्व करते वक्त दिमाग लगाना, बुकलेट में ये चीज मार्क करा था, बोला था कि अच्छे से ढंग से सोच के देखने की आंसर कैसे आया, ये सोचना तुम्हारा काम है। और दूसरा हम एक छोटा सा बस अभी हिंट दे रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे, अभी क्लास के जस्ट बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला चीज BR2 का एडिशन होगा, तो चले यहाँ BR2 का तो एडिशन हो गया, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज सोच के देखो, पहला ऑप्शन एक नॉर्मल ऑप्शन ही तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो चांस ही नहीं है, इसको हटा दो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन चांस ही नहीं है। चौथा ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन चांस है, बट इस रिएजेंट में चांस नहीं है। BR2 CH2 Cl2 में चांस नहीं है। अगर इसी की जगह पे काफी हाई हीटिंग दे रखा होता है, या फिर एक रिएजेंट होता है NBS, नाइट्रोब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो ये C ऑप्शन बन सकता है, D ऑप्शन बन सकता है। लेकिन एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, और ये तुम लोगों को एक तरीके के जैसा बोल रहा है, मतलब ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा सवाल होता है, मोस्टली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। ये सब चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो अपने दिमाग में डालो, बार बार बोल रहे इस चीज को। जब भी ऑप्शन में एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ तो ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड भी दिख रहा है ऑप्शन में, जैसे ही साइक्लिक कंपाउंड दिखा तो एक बार दिमाग में स्ट्राइक जरूर कराओ कि हम लोगों का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अगर हो सकता है तो उसकी इसमें एक BR का एडिशन हुआ, और उसके बाद जो दूसरा BR माइनस ऐड होना है उसकी जगह पे अगर OH ऐड हो गया, हो जाएगा अपना काम, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और ऑक्सीजन पहला एटम, कार्बन दूसरा एटम, तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन C आंसर होगा। मतलब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, हम केवल 2-3 चीज देखेंगे कि कहाँ से कार्बन चेन को हम अटैच कर सकते हैं, आराम से आंसर बना देंगे। हम आंसर ही नहीं देखेंगे, इसमें चारों ऑप्शन में किसी केवल एक ही जगह पे साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, हम आंसर देखना प्रीफर ही नहीं करेंगे, सीधा आंसर हम देखते ही क्या भैया इसमें तो 6 मेंबर रिंग बन सकता है, चलो C ऑप्शन आंसर होगा। ये आंसर तरीके से बन रहा नहीं बन रहा सोचेंगे नहीं, सीधे आंसर मारेंगे। ये सब कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में प्रेफरेबली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराते हैं। जैसे अपने बुकलेट में जो सवाल दे रखा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो ज्यादा इंसाइट मिलता। इस क्वेश्चन में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रहा है, 3 जगह तो साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, जबकि यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ओरिएंट किया है कि देख के लग रहा था कि इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, बट फिर भी 3 जगह साइक्लिक कंपाउंड दिया, एक जगह ओपन चेन स्ट्रक्चर। साइक्लिक कंपाउंड दे दिया मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बाय डिफॉल्ट होना है, इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, आंसर उधर से सोचना ही पड़ेगा, ये बहुत मस्ट होता है। लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सोचते नहीं, इसको अपने हैबिट में डालो कि जब भी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तो पहले प्रेफरेबली हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे। और कोई डाउट किसी को, और कुछ ग्रुप में डाला कोई डाउट? चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज हमको टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो। पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? अच्छा, लास्ट क्लास में पढ़ाई कम से गाली ज्यादा दिए थे तुम लोग को। Addition of X2 halogenation CCl4 halonium ion intermediate anti-addition reaction takes place. Okay, चलो ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन तो हम लोग इसके ऊपर आराम से डिस्कस कर सकते थे, ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है, बट फिर भी हम रिएजेंट्स को चेंज कर करके सारे टाइप के रिएजेंट्स मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग एडिशन वाले पार्ट में एक मैकेनिज्म तो डिस्कस कर ही चुके, बट फिर भी हम वापस से रिएक्शंस मेंशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब एडिशन ऑफ BR2 वाला जो पार्ट है उसका मैकेनिज्म जो है एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म के ऊपर काम होगा, बस उसमें थोड़ा थोड़ा रिएजेंट चेंज हो रहा होगा। जैसे एक तो हम लोग ये रिएक्शन देख ही चुके, यहाँ डबल बॉन्ड वाला पार्ट अगर दे रखा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग BR2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या फिर CCl4 वाले पार्ट की जगह पे हम लोग CH2Cl2 ले सकते हैं। तो इस केस में अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में विस्नल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। पहले एक ब्रोमीन जो ऐड होगा वो तो जहां भी ऐड होना हो जाए, बट जब दूसरा ब्रोमीन ऐड होगा, मतलब पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, फिर जो दूसरा ब्रोमीन ऐड होगा वो हमेशा उस कार्बन पे ऐड होगा, या दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो उस कार्बन पे ऐड होगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर हो, मतलब अंदर वाले पार्ट पे ब्रोमीन ऐड होने वाला है दूसरा।
फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्योंकि दोनों तो ब्रोमीन ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे जाके पता चला है कि अलग अलग रिएक्शन से फर्क पड़ सकता है। तो ये रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसका सारा कुछ प्रॉपर्ली डिस्कशन हो चुका था मैकेनिज्म में, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिखवा रहे। ये रिएक्शन 1 केवल नोट कर लो। इस टाइप के पैटर्न में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये एक सर्टेन रिएजेंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है। रिएक्शन नोट करो। जैसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पैटर्न था जिसमें हम लोग कार्बोकेटायन बनाने का काम कर रहे थे। अब कार्बोकेटायन के थ्रू काम नहीं कर रहे, हम लोग हेलोनियम इंटरमीडिएट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको मेंशन करके फिर क्वेश्चन से सॉल्विंग कराएंगे। और रिएजेंट को हम चेंज नहीं कर रहे, रिएजेंट वाला पार्ट सेम है, बट जहाँ पे मैकेनिज्म बताने की जरूरत होगी वहां पे मैकेनिज्म भी मेंशन करेंगे। एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, जैसे लास्ट क्लास में बोले थे CCl4 या CaCl2 क्या करता है, तो बोले थे CCl4 या CaCl2 इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कराता है। इनर्ट मीडियम मतलब मीडियम भी प्रोवाइड करा दिया और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट अगर हम लोग इसी Br2 रिएजेंट, Br2 ले लो, Br2 मत करना, X2 कर लेना। X2 X वाला पार्ट क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। अगर इसी हेलोजन वाले पार्ट के रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे CCl4 ना लेकर के H2O ले लें, तो H2O लेने पे हम लोग का जो रिएजेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि CCl4 वाला पार्ट इनर्ट मीडियम था, बट H2O इनर्ट मीडियम के जैसा बिहेव नहीं करेगा। और अगर H2O इनर्ट मीडियम नहीं है तो उसके इसमें प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को Br तो मिलेगा, बट उसके अलावा OH का फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ वाले पार्ट में 2 ब्रोमीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। यहाँ पे एक कार्बन पे ब्रोमीन और एक कार्बन पे OH। इस चीज को हम लोग हेलोहाइड्रिन बोल सकते हैं। हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ, हेलोजन भी है और OH ग्रुप है, तो हेलोहाइड्रिन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो लोगों का पॉइंट हो सकता है कि मतलब इस तरह का मैकेनिज्म कैसे हो गया। इसका मैकेनिज्म प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे का मैकेनिज्म काम करने, इसके आगे का मैकेनिज्म बिल्कुल काम करने, बस प्रोडक्ट बनाते जाना है। बट अगर हम लोग मीडियम चेंज किए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, अगर इसकी बात करें तो इस केस में मैकेनिज्म का थोड़ा रोल है और उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होता है। सबसे पहला स्टेप हेलोजन का एडिशन होगा हम लोगों का। ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेप है, RDS स्टेप है, जिसमें हेलोजन का एडिशन होके एक हेलोनियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना है। ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये तो हमको मालूम होगा ही कि हेलोनियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना है। आराम से एलिमेंट्री स्टेप कंसिडर कर सकते हैं। इसके कंसिडरेशन के बाद अगर हम लोग मतलब जैसे अगर इसमें फर्दर एडिशन कराने की कोशिश करें कंपाउंड का, तो जैसे हेलोनियम इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, यहाँ Br माइनस होता था, और Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके हटाता था। बट एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग केवल 1 मोल का रिएक्शन कराए हुए के लिए, केवल 1 मोल का, तो Br माइनस भी 1 मोल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीडियम में वाटर भी तो अवेलेबल है, तो अगर Br माइनस अवेलेबल है तो Br माइनस के साथ साथ हम लोग के पास वाटर भी अवेलेबल है। और क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट वाला पार्ट हमेशा एक्सेस में होता है। जो सवाल में दे रखा है वाटर सॉल्वेंट है, इसका मतलब एक्सेस अमाउंट होगा ही होगा। अगर H2O का एक्सेस अमाउंट निकल के आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करना चाहेगा। पहला चीज, केवल फर्स्ट पार्ट ये कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करना चाहेगा। और दूसरा जो Br माइनस वाला पार्ट है, ये Br माइनस वाला पार्ट आराम से हम लोगों के H2O वाले पार्ट के साथ सॉल्वेशन इफेक्ट में भी जाएगा। नॉर्मली ये केवल दूसरे रीजन की वजह से हम ये मैकेनिज्म बताते हैं। ये दूसरा रीजन जानना अपने लिए ज्यादा जरूरी होता है कि H2O के होने की वजह से Br माइनस का सॉल्वेशन भी हो रहा है, और अगर सॉल्वेशन हो रहा है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और डिक्रीज कर जाएगा। तो एक तो अमाउंट कम और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और डिक्रीज कर गया, तो आराम से अपना H2O वाला पार्ट बेटर न्यूक्लियोफाइल बनते हुए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये पार्ट ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। Br माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, वो H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल H2O बन पाएगा इस केस में। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पे ऐड होता है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर हो। तो अपने पास 2 कार्बन है, जिसमें से एक कार्बन 1 डिग्री, एक कार्बन 2 डिग्री बनाते वक्त ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर कंसिडर करते हुए आराम से H2O को इस कार्बन के ऊपर ऐड कराएंगे, और जैसे ही उस कार्बन के ऊपर H2O का एडिशन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास
एक कार्बन पे हेलोजन गया, दूसरे कार्बन पे OH2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ, और उसके अलावा अगर एक कंपाउंड में हम लोगों के पास H प्लस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में H प्लस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली, और उसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और H प्लस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग के साथ आराम से H प्लस वाले पार्ट को हम लोग रिमूव करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हेलोजन और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस चीज को हम लोग हेलोहाइड्रिन के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। पहले मैकेनिज्म नोट करो, फिर एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। नोट करो मैकेनिज्म, और इसके बाद फिर हम लोग कोई मैकेनिज्म नहीं जानना है, बस रिएजेंट चेंज होता जाएगा और प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा, सारे रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे। आज इस टॉपिक के बाद तुम लोगों को हम वर्कशीट दे देंगे, और उसमें पहला टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का और ये टॉपिक, इन दोनों टॉपिक्स से कंबाइंड वर्कशीट रहेगा। पूरे के पूरे वर्कशीट को सॉल्व करके देखना। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस नहीं दे रहे, क्योंकि इतने एलिमेंट्री क्वेश्चन जब शुरुआत में टॉपिक होता है तब के लिए होता है, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन सबको आराम से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन देने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, और ऊपर से तुम लोग भारी भारी सवाल भी बनाने लग गया है। सब MS चौहान का सवाल बनाता है, हल्का फुल्का सवाल तो बनाता नहीं है तुम लोग। अगर किसी को कोई डाउट होगा मैकेनिज्म में तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो इस केस में नीचे पॉइंट नोट करना शुरू करो। वहां पे BR माइनस लिखे थे क्या? यहाँ पे BR माइनस मतलब यहाँ पे X माइनस लिख लो, ज्यादा बेटर है। पता नहीं ब्रोमीन क्यों लेके चल रहे हैं बार बार, वो क्वेश्चन में 2-3 जगह ब्रोमीन था इसलिए ब्रोमीन लेके चल रहे हैं, वहां पे X माइनस कर लेना। हेलोजन वाले पार्ट में X माइनस का रिमूवल होगा। पहला पॉइंट नोट कर लेना, X माइनस एज वेल एज H2O both can act as a nucleophile, but पहला पार्ट H2O is in excess amount, H2O excess amount में है, ये पहला पार्ट, और दूसरा सॉल्वेशन ऑफ, सॉल्वेशन की जगह हाइड्रेशन भी लिख सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ X माइनस ड्यू टू H2O टेक्स प्लेस, और सॉल्वेशन अगर होगा तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेना डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। H2 वाला पार्ट एक्सेस में है, सबसे पहला चीज, और दूसरा हाइड्रेशन ऑफ हेलोजन भी हो रहा है, तो इन सब रीजन के वजह से देयरफॉर H2O will act as a nucleophile। बट एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि H2O न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो हमेशा H2O ही ऐड होगा, हेलोजन भी ऐड हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्टिविटी कम है, बट न्यूक्लियोफाइल है मतलब प्रोडक्ट बना सकता है। अगर कोई सवाल ये पूछे फाइंड द टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं अभी के लिए, क्वेश्चन नोट करके देखो।
find the possible products सिंपल सा सवाल है, एक अल्कीन दे रखा है और अल्कीन वाले पार्ट पे हम लोग Br2 का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मालूम है किसी को? ब्राइन सॉल्यूशन क्या बोला? हेलो, अबे आवाज नहीं आ रहा है, पियानो टाइप का कुछ बज रहा है। नोट करो क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, 7 ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं सोच के देखना, पहले ट्राई करके देखो खुद से। बताओ भाई, ब्राइन सॉल्यूशन वाला पार्ट तो सबको मालूम है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है, हम लोग NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। NaCl एक्वा सॉल्यूशन जब लेके चलेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहला चीज, Br2 वाला पार्ट तो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर Br2 इलेक्ट्रोफाइल है तो उस केस में सबसे पहले तो हम लोगों का साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गई होगा, और उसके बाद एक Br- बाहर निकलेगा तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। दूसरा, ब्राइन सॉल्यूशन अगर है तो ब्राइन सॉल्यूशन में Cl- भी निकल के आ सकता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। और क्योंकि एक्वस मीडियम दे रखा तो एक्वस मीडियम में अपना वाटर भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट, एक तो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे Br- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, भले ही कम अमाउंट में है बट न्यूक्लियोफाइल है। और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे Br- का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम के बाद वो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो Br- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Cl- न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, और H2O भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। एक चीज फिक्स है, 1 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री वाले पार्ट में डेफिनेटली रिएक्शन 3 डिग्री पे होना है, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर हो, इन केस ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का आराम से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है उसमें Br- को हम लोग ऐड करा सकते हैं इस अंदर वाले कार्बन पे, तो दोनों कार्बन के ऊपर Br का एडिशन होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन पॉसिबल है। और हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है तो दोनों Br नीचे है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिंपली इसलिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, Cl- वाला पार्ट दे रखा तो यहाँ पे Cl का एडिशन हो सकता है, ये भी आंसर पॉसिबल है। H2O से OH2+ का एडिशन होके H+ हटेगा, OH का फॉर्मेशन, मतलब ये भी आंसर पॉसिबल है। बट बाहर वाले कार्बन पे क्लोरीन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दोनों पे क्लोरीन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बाहर पे OH पॉसिबल नहीं है, बाहर पे Cl पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन पे ब्रोमीन जाएगा और अंदर वाले पे ब्रोमीन, क्लोरीन या OH तीनों में से कोई एक जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन आंसर हो सकता है। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आराम से पूछ सकता है। और अगर इस पार्ट में कोई डाउट नहीं है तो तुम लोगों को जो एक टॉपिक पढ़ने बोला था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का,
उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है। उसमें हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डाल करके कंसिडर करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किसी को याद है ये टॉपिक वहां पे पढ़ा था प्रैक्टिकल और इन केमिस्ट्री में? किसी को भी याद है? याद तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि होगा, पढ़ा भी नहीं है बहुत सारे लोग इस चीज को। अगले बार टेस्ट में इस चीज को डाल देंगे। शायद टेस्ट याद है। क्या है बताओ? एक तो ये चीज है सिंपल, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन और वाटर Br2 + H2O, जो भी हम लोग ऊपर रिएजेंट यूज कर रहे थे। Br2 का कलर बचपन से सुनते आ रहे हैं ब्राउन होता है। तो इस केस में हम लोग जैसे ही एक अल्कीन में कोई भी एक अल्कीन दे रखा, मान लो डबल बॉन्ड दे रखा, इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में अगर Br2 का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब अगर इस अल्कीन का रिएक्शन Br2 H2O के साथ कराते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो उस केस में ब्रोमीन वाला पार्ट खत्म हो जाता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर मान लो ब्रोमीन का कलर ब्राउन है, जिसकी वजह से पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्राउन कलर का होगा, बट अगर ब्रोमीन ही खत्म हो गया तो फिर ब्राउन कलर कहाँ से रहेगा? तो अगर हम लोग अल्कीन और अल्काइन वाले पार्ट में ब्रोमीन वाटर को डालते हैं तो उस केस में अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट कंज्यूम हो जाता है, मतलब अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट ब्रोमीन को कंज्यूम कर लेता है, तो ब्राउन कलर वाले पार्ट को खत्म कर देता है। इस चीज को हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं। अनसैचुरेशन मतलब हम लोग अल्कीन अल्काइन की बात कर रहे हैं। एक अल्कीन और एक अल्काइन वाला पार्ट आराम से ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने से उसके ब्राउन कलर को डिकलराइज कर देता है। दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मेंशन कर सकते हैं, साइड में लिख लेना यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब अपने नोमेनक्लेचर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन में अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं। इस केस में अल्कीन और अल्काइन दोनों के साथ हम लोग ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा के आराम से टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पता कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड सवाल का एक फॉर्मेट होता है कि एक अननोन कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो जैसे ही मालूम पड़ गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब अल्कीन या अल्काइन तो होगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ये टेस्ट को इस तरीके से ध्यान रखते हुए काम करना है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोगों को अनसैचुरेशन वाले पार्ट का पता चल जाता है। और इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन ये लेकर के चलना है, ऐसा लिख लो, नोट कर लो ऊपर वाले पार्ट को पूरा। अल्कीन और अल्काइन वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करने पे हम लोग का ब्राउन कलर वाला पार्ट डिकलराइज हो जाता है। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बट इससे भी इम्पोर्टेंटली 2 पॉइंट का ध्यान रखना होगा अपने को। एक पॉइंट उसमें हम लोग ये कंसिडर करते हैं, बेंजीन रिंग does not give positive bromine water test. पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब डिकलराइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक नेचर का है तो उतना रिएक्टिविटी नहीं होता है कि ब्रोमीन वाटर वाले पार्ट के साथ रिएक्शन कर पाए। बट इसी में एक और पॉइंट स्टार मार्क और रखना है, अगर एक नॉर्मल बेंजीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बेंजीन के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, OH ग्रुप हो गया या NH2 ग्रुप हो गया, मतलब एनिलीन और फिनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। एनिलीन एनिलीन का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर NH2 और दूसरा फिनॉल। फिनॉल और एनिलीन वाले पार्ट में जब हम लोग जस्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन वाला पार्ट ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक है अपना। उस टॉपिक वाले पार्ट में हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फिनॉल और एनिलीन वाला पार्ट क्यों ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो नॉर्मली बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है पॉजिटिव, लेकिन अगर एनिलीन और फिनॉल हुआ तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव निकल के आएगा। एनिलीन एंड फिनॉल गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल का पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। 4 ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें बेंजीन से रिलेटेड एक ऑप्शन दे रखा होगा, तो ये फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा अपने को। तो केवल रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे हम लोग
एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन प्रैक्टिकल और इन केमिस्ट्री का पार्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद चलो ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस कराना था हमको, बट दो क्वेश्चन तो हम अभी करा देते हैं, जो तुम लोगों को ऊपर दोनों क्वेश्चन बोला था कि डिस्कस कर लेंगे अभी क्लास में। जैसे एक क्वेश्चन तो ये सौम्या भी जी थी, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार ट्राई करके देखो खुद से, मतलब ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब सोच के देखो। सवाल में ब्रोमीन दे रखा है यहाँ पे, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH2Cl2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप है। तो जो काम H2O करेगा वही काम OH ग्रुप कर सकता है आराम से। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल है, इनफैक्ट ज्यादा बेटर रिएक्शन है यहाँ पे। खुद से एक बार इसको एग्जाम्पल के जैसा अपने कॉपी में लिख लो और इसको ट्राई करके देखो। एग्जाम्पल के जैसा कॉपी में लिख लो अलग से और ट्राई करके देखो। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो बाकी इस तरह का तो सिंपल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6। सबसे पहले स्टेप में तो हम लोग का एल्कीन वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्कीन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का हेरोनियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ब्रोमीन वाले पार्ट का एडिशन होगा, और इस ब्रोमीन वाले पार्ट के एडिशन के बाद इसको हम दूसरे साइड से बना देते हैं। ब्रोमीन वाले पार्ट के एडिशन के बाद हम लोग के पास ऑप्शन है कि Br माइनस रिएक्शन कर ले, या फिर इसी कंपाउंड के अंदर OH वाला पार्ट भी न्यूक्लियोफाइल है, और OH क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर सकता है तो आराम से ये OH वाले पार्ट ही रिएक्शन करना चाहेगा। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आराम से कंसिडर करा सकते हैं। OH इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो ऊपर वाला कार्बन पॉसिबल है, नीचे वाला कार्बन पॉसिबल है। ऊपर वाला 1 डिग्री है, नीचे वाला 3 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग 3 डिग्री वाले पार्ट पे ही रिएक्शन कराना प्रेफर करेंगे। अगर 3 डिग्री पे रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा देगा। तो अपने प्रोडक्ट में ये पहला एटम जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर रिंग। तो सीधा हम ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर रिंग बना दिए, सबसे पहला चीज। फिर उसके बाद क्या है, H+ को यहाँ से हटा देंगे। अब हम बाय डिफॉल्ट H+ को हटा के चल रहे हैं, उसको लिखेंगे नहीं। तीसरा चीज, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच हुआ उसके ऊपर एक सिंपली मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड है, किसी भी एक साइड में एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा एक मिथाइल पे ब्रोमीन ग्रुप। तो इसी पे एक और मिथाइल ग्रुप है जिसके ऊपर ब्रोमीन ग्रुप हो सकता है। तो इस केस में ये अपना प्रोडक्ट निकल के आ जाना चाहिए, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच हुआ उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है, उसी के ऊपर एक और CH3 ग्रुप है, क्योंकि तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो CH3Br निकल के आएगा। इसका मतलब हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप, जिसमें से एक CH3 पे Br वाला पार्ट होगा, मतलब CH2Br बेसिकली निकल के आ जाना है। तो इस केस में अगर हम लोग क्वेश्चन कंसिडर करें तो 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन जिस कार्बन वाले पार्ट से अटैच्ड है यहाँ पे, उसके ऊपर एक CH3 और एक CH2Br का फॉर्मेशन हो रखा है। ऑप्शन सी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सवाल समझ में आ गया होगा सबको। और इसके बाद ये पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 भी नीचे एग्जांपल में नोट डाउन कर लो, और इसको सर एग्जांपल OH के जैसा ही की कंसिडर जगह करो। अगर 1 2 क्या OH की जगह ब्रोमीन होता तो OH की जगह ब्रोमीन कैसे हो सकता है? और अगर OH की जगह ब्रोमीन होता तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना उस पर। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उस केस में कंपाउंड हमेशा हटने की टेंडेंसी में होगा। मतलब जैसे यहाँ पे हुआ क्या था कि ब्रोमीन वाला पार्ट, सॉरी OH है, तो जब ये इस पे जाएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हटाने के लिए H+ है। अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो इसका पॉजिटिव चार्ज कौन हटाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड तो स्टेबल नहीं हो सकता, तो बनेगा भी तो भी दूसरा ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके उसको हटाने की टेंडेंसी में रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नाइट्रोजन के अपोजिट में ब्रोमीन है। नोट करो सवाल को दूसरे एग्जांपल के जैसा। आठ मेंबर रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन है
और उसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पे हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 तीसरे और चौथे कार्बन के ऊपर हम लोग का डबल बॉन्ड है। लिख लेते हैं नीचे रिएक्शन। यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन कराया है Br2 के साथ। पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा ऑप्शन दे रखा है उसमें। एक ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा जिसमें एंटी एडिशन करा रहे हैं, तो एंटी एडिशन तो होता ही है ब्रोमीन में, ऑब्वियसली बात है होता है। लेकिन अगर रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग के पास एक तो ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन अगर कंसिडर करें हम लोग, यहाँ वाले पार्ट पे ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले स्टेप में तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग का Br- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तो 5 6 या 7 मेंबर रिंग बनेगा। इससे छोटा या इससे बड़ा कभी भी रिंग नहीं बन सकता है। तो इस केस में क्योंकि अनस्टेबिलिटी का फैक्टर होता है, तो इस केस में ये चीज ध्यान रखते हुए काम करना है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में कि हम लोग का रिएक्शन कौन से मेंबर रिंग में बन रहा है। तो एक चीज सोच के देखो, नाइट्रोजन के पास तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करे, और दूसरा ऑप्शन ये कि व्हाइट वाले पार्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करे। मतलब नाइट्रोजन के पास दोनों ऑप्शन है, दोनों 2 डिग्री है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता था। अगर ब्लू वाले पाथ को फॉलो करेंगे तो नाइट्रोजन वाला पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा। तो उस केस में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और नाइट्रोजन को मिला के 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। और अगर इसको व्हाइट वाले पार्ट पे डालते हैं तो उस केस में नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो उस केस में हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन, जैसे एक चीज सोच के देखो कि हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर ब्लू वाला काम करते हैं तो क्या होगा, तो ब्लू वाले पार्ट में नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उससे एक 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली ऐसा ले लेते हैं, नाइट्रोजन वाले पार्ट से हम लोगों को 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन मिल जाएगा, पहला चीज। लेकिन जैसे ही इधर 4 मेंबर रिंग बन गया तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 दूसरे साइड हम लोग को 6 मेंबर रिंग भी मिल जाने वाला है। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, अगर व्हाइट वाले तरीके को फॉलो करते हैं, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, तो इस केस में हम लोगों का 1 2 3 4 5 और दूसरे साइड 1 2 3 4 5, मतलब नाइट्रोजन को इंक्लूड करके अगर हम एक तरफ 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं तो दूसरे तरफ भी हम लोगों के पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो 4 मेंबर रिंग बनाना थोड़ा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं बनना चाहेगा, 5 मेंबर रिंग बनना चाहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ये ब्लू वाला पाथ फॉलो नहीं होगा, ये व्हाइट वाला पाथ फॉलो होगा, पहला चीज। और अगर व्हाइट वाला पाथ फॉलो हुआ तो जैसे ही हम लोग इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करके हटा सकते हैं। मतलब जो हम लोगों का 5 मेंबर रिंग बना, उस 5 मेंबर रिंग से जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन आएगा। तो 5 मेंबर रिंग में जो कॉमन कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर हम लोगों के पास ब्रोमीन आएगा। अब अगर ब्रोमीन आना ही है तो ब्रोमीन तो कहीं भी आ सकता है, ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे आ सकता है, या फिर इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कंसिडर करते हुए काम करें तो इसी केस में ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड की जगह पे डैश्ड पे भी आ सकता है। मतलब ब्रोमीन वाला पार्ट जो है उसको हम सॉलिड पे ना रख करके डैश्ड पे भी आराम से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ वाले पार्ट से हम लोग का H आ जाएगा और दूसरे वाले साइड में हम लोग का ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है, और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग आराम से रिमूव करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करा सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन वाले पार्ट में पहला ऑप्शन तो एकदम नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, दोनों तरफ 5 मेंबर रिंग बन रहा है और नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे अटैच्ड कार्बन पे डैश की तरफ ब्रोमीन है, तो सॉलिड और डैश दोनों बनना है। बट एक ही ऑप्शन दे रखा तो ये ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में वही 4 मेंबर रिंग नहीं, थर्ड ऑप्शन में तो ज्यादा दे रखा है 1 2 3 4 5, एक तरफ 5 मेंबर रिंग एक तरफ 6 मेंबर रिंग। ये चीज बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन काउंट करके देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग के पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। और इस स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कार्बन 7 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 8 दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो एनी हाउ गलत है ही, ये तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है
4 मेंबर्ड रिंग देता है एक तरफ, तो एक बार को सोच भी सकते थे कि शायद आंसर हो सकता है, बट 4 मेंबर्ड रिंग क्योंकि अनस्टेबल होता है तो आंसर नहीं होगा, और डी ऑप्शन तो ऐसा कोई आंसर का सेंस ही नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी का आंसर होगा। उसी में अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होना होता तो इसी का सॉलिड वाले पार्ट का फॉर्मेशन में, मतलब जो डैश पे ग्रुप दे रखा है उसकी जगह पे सॉलिड पे ग्रुप भी डाल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया जा सकता था मेरे हिसाब से। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया है तो तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक हो गया, ऐसा हम आराम से बोल सकते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट तुम लोग का ठीक है। अब आगे हम आराम से बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है। तो जैसे हम लोग का ये 2 रिएक्शन हुआ, दूसरे रिएक्शन के बाद हम लोग का तीसरा रिएक्शन अब कंसिडर करना है। एक रिएक्शन हम लोग का सिंपली X2 के साथ रिएक्शन था, दूसरा X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर का हम लोग एडिशन करा रहे हैं या फिर हेलोजन वाटर का एडिशन करा रहे हैं। एक और कंसिडरेशन इसमें लेके चल सकते हैं, सो में कोई डाउट है क्या? एक और इसमें हम लोग कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं, जैसे जो हम लोग का हेलोजन का एडिशन कराए तो उसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम लोग लेके चले थे तो OH ऐड हुआ था। अगर हम लोग वाटर के जगह पे अल्कोहल लेके चले तो भी हम लोग का रिएक्शन हो सकता है। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में मान लो सेम रिएजेंट दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट में अल्कीन दे रखा, और इसका रिएक्शन हम लोग को हेलोजन के साथ कराना है इसका रिएक्शन हम लोग को हेलोजन के साथ कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में हेलोनियम इंटरमीडिएट बनाया करते थे, और हेलोनियम इंटरमीडिएट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का वाटर के तरफ से जो OH माइनस है ये पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके H प्लस को हटा करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता था। तो ROH वाले पार्ट में भी जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, यही ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वाले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाएगा, और जब इसको हटाएगा तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक कार्बन पे हेलोजन जाएगा और एक कार्बन के ऊपर हम लोग का OR ग्रुप जाएगा और H प्लस जाएगा। यहाँ से H प्लस को वाले पार्ट को हम लोग हटा करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इसको हम एक ही स्टेप में लिख रहे हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट बना, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्कोहल का एडिशन किए और यहाँ से H प्लस को हटाए तो हम लोग को ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल गया। मतलब ये अपनी मर्जी पे है कि हम लोग वाटर डाले कि ROH डाले, और अभी जैसे NH2 डाल रखे थे तो NH2 में नाइट्रोजन अटैच हो गया, तो जो भी यहाँ मीडियम डालेंगे उस मीडियम के हिसाब से हम लोग न्यूक्लियोफाइल के जैसा उसको ऐड कराते हुए आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नोट कर लो। ये सब रिएक्शन सब सिमिलर टाइप का रिपीट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नया पार्ट नहीं है, सिमिलर टाइप का रिएक्शन रिपीट होता जाएगा और हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट को देखते चले जाना है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ HOX कंसिडर करते हैं, और HOX वाले पार्ट को हम लोग हाइपोहेलस एसिड बोल सकते हैं, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमोस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, इस टाइप का हम लोग वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, हाइपोहेलस एसिड। और हाइपोहेलस एसिड वाले पार्ट का मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा मतलब नया पार्ट है बेसिकली, है तो एसिड, बट एसिड वाले पार्ट का H प्लस इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करता है। रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग के पास एक अल्कीन दे रखा तो अल्कीन वाले पार्ट में जब हम लोग HOX का एडिशन कराएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में एक कार्बन के ऊपर हेलोजन का एडिशन होगा और दूसरे के ऊपर OH का एडिशन होता है, मतलब अपने प्रोडक्ट में हेलोहाइड्रिन का ही फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट में अभी भी मतलब OH वाला ग्रुप या फिर मतलब सॉरी ये H प्लस वाला पार्ट और OX माइनस वाले पार्ट का एडिशन नहीं होना है। हम लोग के प्रोडक्ट में एक के ऊपर हेलोजन का एडिशन, दूसरे के ऊपर OH का एडिशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी भी हम लोग का जो ये हेलोजन है यही पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट आराम से हम लोगों का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा और साथ ही साथ OH माइनस, और यही OH माइनस वाला पार्ट आराम से एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके ऊपर का
प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा सकता है। तो इस केस में हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। तो Br2 + H2O दे दिया हो या फिर HOH दे रखा हो, इन दोनों को हम लोग आराम से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, हेलोहाइड्रिन के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो। ये सब रिएजेंट्स तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसके अलावा कुछ और रिएजेंट्स है जो एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखा, बट मालूम होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सम अदर रिएजेंट्स करके उसमें कुछ पॉइंट मेंशन कर लेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सम अदर रिएजेंट्स में एक तो हम लोगों को कंसिडर करना है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड नाम तो सुना होगा मेरे हिसाब से। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वाले पार्ट का मतलब है हम लोग एक्स डैश की बात कर रहे हैं। एक्स डैश का मतलब जैसे ICl हो गया, या फिर IBr हो गया, या फिर BrCl हो गया। तो इन सब केसेस में सिंपली एक चीज ध्यान रखना जो हम सजेशन देंगे, है तो सेम मैकेनिज्म, प्रोडक्ट सेम टाइप से बनना है, बस तरीका एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर ये रिएजेंट दे रखा है, एक मिनट, एक ही अल्कीन दे रखा, इसमें हम लोग ICl लेके चले, या IBr लेके चले, या फिर BrCl लेके चले, बस एक चीज देख लेना इन सब केसेस में कि हम लोग के कौन से एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे आयोडीन क्लोरीन लेके चले तो डाइपोल मोमेंट के टॉपिक के हिसाब से आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में सिंपली जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है ये हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा, और हेलोजन वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों को आराम से कंसिडर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया और एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट हो गया। तो अपने रिएक्शन में जो अल्कीन बनेगा, उस अल्कीन में एक पार्ट हेलोजन के जैसा एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल के जैसा। जैसे Br2 था तो उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आसान काम है कि हम लोग के हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हेलोनियम इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना है। मतलब पहले वाले केस में आयोडीन बाहर वाले पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और अंदर वाले पार्ट पे क्लोरीन। यहाँ पे मार्कोनी को रूल फॉलो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे लेसर हाइड्रोजन है। तो इस केस में ICl यहाँ वाले पार्ट में बाहर आयोडीन, अंदर पे ब्रोमीन जाएगा। तीसरे वाले केस में बाहर ब्रोमीन जाएगा और अंदर वाले पार्ट पे क्लोरीन जाएगा। ये तो केवल इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गया, लेकिन इसी के जैसा हम लोग, चलो इसको नोट करो पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड को। रिएजेंट सिमिलर टाइप का, बस रिएजेंट चेंज होता जा रहा है, मैकेनिज्म सिमिलर टाइप का है, प्रोडक्ट सेम टाइप से बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, कुछ सोचना नहीं है इसमें। इंटर हैलोजन कंपाउंड के जैसा ही हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, बस इंटर हैलोजन की जगह पे वहां पे सूडो इंटर हैलोजन कंपाउंड बोल लेते हैं हम लोग। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं है, उसी के जैसा बिहेवियर शो करने वाला कंपाउंड लेके चलते हैं। और इसमें हम लोग के पास इन जनरल दो ऑप्शन होता है, ICN और दूसरा IN3। इन जनरल ये दो ऑप्शन हम लोग मान के चलते हैं। तो ICN वाले पार्ट में हम लोग के पास I+ और CN- है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो I+ और CN-, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी है।
IN3 अगर लेके चले तब भी उस केस में बॉन्ड को ब्रेक करने से I+ और N3-, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर हम लोग का सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड रहा तो भी कुछ सोचना नहीं उसमें। अगर ICN हुआ तो इस केस में प्रोडक्ट में हम लोगों के पास अंदर वाले पे CN जाएगा, बाहर वाले पे आयोडीन जाएगा। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट है नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए सीधा प्रोडक्ट बनाना है। और अगर IN3 होता है तो उस केस में बाहर वाले पे आयोडीन जाएगा, अंदर वाले पे N3 वाला पार्ट अटैच करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड के जैसा ही पार्ट है, तो सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसको नोट करो। और इन सब के बाद एक रिएजेंट और बच गया जिसको हम लोग को डिस्कशन में यूज करना होता है, NOCl। और इस चीज को हम लोग टिल्डन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्दो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट फिर भी नाम ध्यान रखना। जेईई एडवांस से सवाल पूछा जा चुका है इसके ऊपर, तो इसलिए नाम ध्यान रखना पड़ेगा, टिल्डन्स रिएजेंट। इस केस में NO+ का फॉर्मेशन होता है और Cl- का फॉर्मेशन। इसमें याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि NO+ और Cl- में सर Cl- क्यों बन रहा, Cl+ बनना चाहिए। तो उसको उस तरीके से सोचना जो हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। हमको लगता है 5वें बार रिपीट करेंगे, 6ठे बार रिपीट करेंगे। जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो इस केस में नाइट्रोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ऐसा कंसिडर करते हुए काम करेंगे। ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में इसलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा, जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का NO वाला पार्ट ऐड भी होता है, तो NO वाले पार्ट के एडिशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज बना भी तो भी आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करा देगा, मतलब एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा देगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कंपाउंड जो बनेगा इसमें भी हम लोग को ध्यान रखना है, आराम से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में Cl- वाला पार्ट तो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है ही। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जब हम लोग NOCl का एडिशन कराएंगे तो NOCl वाले पार्ट के फॉर्मेशन में, एक मिनट, NOCl वाले पार्ट का जब एडिशन कराएंगे तो उस केस में हम लोग आराम से इसको ब्रेक करके NO+ और Cl- बनाएंगे। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग का बाहर वाले कार्बन के ऊपर N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और अंदर वाले कार्बन के ऊपर क्लोरीन का एडिशन, ये अपना प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टॉपिक होता है। अब इसके बाद 2 टॉपिक इसमें बचता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और उसके अलावा अल्काइंस का रिएक्शन। तो हम लोग उसमें अल्काइंस का रिएक्शन वाला पार्ट का डिस्कशन आराम से कर सकते हैं और पहले, और उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज मेरा क्लास है क्या, 1 मिनट रुक जाओ, अगर क्लास नहीं हुआ तो हम क्लास ले लेंगे आज। वेडनेसडे मेरा 5:10 से क्लास है, तो दोनों में से कोई टॉपिक, दोनों टॉपिक है छोटा छोटा, मतलब 20-20 मिनट का टॉपिक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन 20 मिनट का टॉपिक है, और अल्कीन अल्काइन अल्काइन का एडिशन वाला पार्ट 20 मिनट का टॉपिक है। तो खत्म तो दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। होमवर्क देते हैं तुम लोगों को, उन होमवर्क को ट्राई करके देखना अपने कॉपी में। और दूसरा, जो भी तुम्हारे वर्कशीट में क्वेश्चन देंगे उनको अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को बुकलेट में जो दे रहे हैं उसको ढंग से सोच के देखना कि क्वेश्चंस वाले पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और डीपीपी में कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हैं ये अभी मार्क कराएंगे, तभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि डीपीपी में हो सकता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे रखा हो, तो हम जब मार्क करा देंगे तब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अभी हम डीपीपी भी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो 2 पार्ट था उसके अलावा आप पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 14,
एक काम करना, चलो ठीक है, क्योंकि टॉपिक बच गया तो तुम लोगों के पास होमवर्क कम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने कॉपी में एक टॉपिक लिख लो, ये तुमको उससे पढ़ना है, पॉला ब्रूस से पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक दे रखा होगा पेरोक्साइड इफेक्ट। कहाँ दे रखा होगा, अगर ये चीज चाहिए तो हम ढूंढ के अभी बता देते हैं, बट ये पेरोक्साइड इफेक्ट वाले पार्ट को तुमको रीड करना है। उसमें कुछ मैकेनिज्म दे रखा होगा, उसको रीड करके देखना, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसा होता है। और अगर डाउट होगा तो अभी हम नहीं बता रहे, बट ट्राई करके देखना, अगर खुद से सीख लिया तो ज्यादा बेटर है। ये तुम्हारे फ्री रेडिकल का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, सबसे लास्ट टॉपिक। तो पढ़ना होगा तो किसी को पढ़ना भी हम बता देंगे कौन से पेज में ये क्वेश्चन मिलेगा, तुमको ये टॉपिक मिलेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो या खराश इफेक्ट बोलो या एंटी मार्कोव एडिशन प्रोडक्ट बोलो, सेम टाइप की चीज है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 53। और अगर हाइड्रोलिसिस वाला बुकलेट पढ़ा होगा तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस दे रखा है, उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर दे रखा है, उसको अगर पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में वही पेरोक्साइड इफेक्ट वाला पार्ट यहाँ है। R2O2 मतलब पेरोक्साइड दे रखा है, तो इसको भी हम होमवर्क में डाल रहे हैं, क्योंकि रीडिंग करने बोला तो ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 20 21 23 नहीं, सॉरी 23 नहीं, 20 21 25 उसके बाद एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को पढ़ना। और इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, जो हम लोग अल्काइन के रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट मेंशन ही यही करते हैं। बट इस क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़ करके इसका क्वेश्चन सोच के देखना कि इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला पॉइंट ही हम लोग के अल्काइन के रिएक्शन में यही निकल के आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5,
इधर शायद सारे क्वेश्चन होमवर्क, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 एंटी एडिशन रिएक्शन है, सेम टाइप से प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब तो शायद सारे क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हैं तुम लोगों को, तो दिख रहा होगा अब ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ बचा नहीं, एक बेंजीन रिंग और एक फ्री रेडिकल बचा है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म। उसके बाद फिर एक नेम रिएक्शन बचेगा अपना, थोड़ा सा टॉपिक है, 3 से 4 लेक्चर है, 5 लेक्चर, और अल्कीन सॉरी एल्डिहाइड कीटोन का कुछ स्पेसिफिक केसेस, एक लेक्चर। कॉम्प्रिहेंशन 4 हो चुका, कॉम्प्रिहेंशन ये आज नहीं करा सकते। यही तो रिएजेंट बाकी है, एजीओसी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये 2 टॉपिक बाकी है, फिर हम लोग अल्कीन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ये भी ट्राई कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 7 ROOR, वो जो पेरोक्साइड इफेक्ट बोला है उसी में ये चीज मिल जाएगा तुम लोग को, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिक्लोराइजेस ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये आज हम लोग डिस्कस कर चुके, तो ट्राई करके देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 7। ठीक है, थ्योरी में पढ़ने के लिए बता देते तुम लोगों को कहाँ पे टॉपिक मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो अल्कीन का रिएक्शन सबसे शुरुआत में ही दे रखा है जहां तक हमको ध्यान है, और जो चाहे वो आराम से अल्कीन के रिएक्शन का ये टॉपिक भी पढ़ सकता है, मतलब बहुत मजेदार टॉपिक है। यहीं से रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें शुरू किया हुआ है, तुमको बहुत सारी चीजें सुनने देखने को मिलेगी उसमें। रिएक्शन ऑफ डाइन वैसे अपने ज्यादा काम का तो नहीं है, बट फिर भी अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हैं, तो भूल ही गए थे, इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम लोगों को। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अपने काम का नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, अल्कोहल, ईथर काम का नहीं है। कन्फर्मेशन ऑफ अल्कीन काम का नहीं है। रिंग स्ट्रेन काम का नहीं है, और इक्विवेलेंट काम का नहीं है। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेजोनेंस, हाइड्रोकार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेजोनेंस, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स। हाँ ठीक है, अल्कीन्स का रिएक्शन शायद यहाँ दे रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, हाउ अल्कीन रिएक्ट, कर्ड एरो। तो यहाँ पे टॉपिक देखो, नाम ही यहाँ पे हाउ अल्कीन रिएक्ट कर्ड एरो। ये तुम लोगों को सबसे पहले जब रेजोनेंस बताया था तो बोला था कि ये चीज चाहिए होता है, ये चीज सीखो, ये सब बेसिक्स होते हैं, इन बेसिक्स के बिना हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये सब चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक मतलब क्या बोल सकते हो उसको, रिएक्शन मैकेनिज्म में कंसिडर किया जाता है। कर्ड एरो बनाने आना ही चाहिए। ये सब चीज रीड करके देख सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें अगर हम लोग HBr का एडिशन करा रहे हैं तो HBr के एडिशन में क्या प्रोडक्ट बना अपने पास, तो एकदम बड़ा सा मॉलिक्यूल लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सा बना। इन सब मॉलिक्यूल्स को अलट पलट के देख सकते हैं, वो सारी चीज इसमें इन्फॉर्मेशन काम की मिलेगी, मतलब मजा आएगा बेसिकली तुम लोगों को इस चीज को पढ़ने में, ऐसा हमको लगता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्या हो गया भाई, सारे पेजेस कहाँ गायब हो गए? अब बहुत बड़ा बुक है यार, इसको पेज बाय पेज डिवाइड कर लेना चाहिए हमको पहले।
चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर लेना चाहिए था। ठीक है, हम तुम लोगों को पेज नंबर अलग से दिखा देते हैं, ज्यादा बेटर है। इसमें वन नोट में खोलने का कोई मतलब नहीं है। वन नोट में metallic compounds. यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं, अगर रीड करना है, नॉर्मल टाइम है तो रीड कर सकते हैं। पेज नंबर 122, मतलब रिएक्शन में अल्कीन कैसे रिएक्ट करता है, 122 से रीड कर सकते हैं। बट क्योंकि इतना बेसिक्स हम लोग को मालूम है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो स्किप भी कर सकते हैं, केवल रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक रिएक्शन दे रखा, उस रिएक्शन वाले पार्ट को देख सकते हैं रीडिंग करने के लिए। यहाँ रिएक्शन दे रखा, उसको देखा, उसका छोड़ दिया, उसका आगे बढ़ गया। प्रोडक्ट वाले पार्ट को देख लिया। यहाँ पे जैसे दे रखा है, complete arrow represents simultaneous movement of 2 electron and arrowhead with 1 bar मतलब ऐसा आधा एरो। इस चीज को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। रेजोनेंस में इस चीज का डिस्कशन किया था। बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। उसी में जैसे एक्सरसाइज दे रखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन माइनस है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो आराम से ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके वहां से लिविंग ग्रुप को हटा रहा है। इन सब एक्सरसाइजेस को, इन सब स्ट्रक्चर्स को देखो तो मजा आएगा। देख देख के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी तुम लोगों को, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, ये सब चीजों का इंसाइट मिलेगा। ये क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। ये डेल्टा जी वाला जो पार्ट है, पेज नंबर, मतलब प्रॉब्लम नंबर 14 चैप्टर 3 में पेज नंबर 127। इसको ट्राई करके देखना। हमको देख के अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व एग्जांपल है, अच्छा सवाल दिख रहा है, ट्राई करके देखना। तो उसके आगे थर्मोडायनेमिक्स का भी सवाल दे रखा है, उन सब चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट कुछ दे रखा था, जो तुम्हारे न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कराने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। वो सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट रीडिंग अगर करना है तो आराम से कर सकते हैं। और ये तुम्हारे काइनेटिक्स का पार्ट है, जो काइनेटिक्स में पढ़ रखा था। रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सब चीजों का थोड़ा बहुत डिस्कशन दे रखा है। हाँ, ये चीज रीड कर लेना, ये पार्ट जो हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है, जो हम लोग कर रहे थे डबल बॉन्ड वाले पार्ट में। अगर हम लोग HBr का एडिशन कराए तो ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटा रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा, और यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा और एक बॉन्ड बन रहा। तो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट किस टाइप का होगा, ये चीज रीड कर सकते हैं। मतलब पेज पलटते थोड़ा बहुत अगर रीडिंग करना है तो आराम से इस चीज को रीड करके देख सकते हैं। एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम दे ही रखे हैं, तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, RDS क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज तो नहीं चाहिए। हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ये चैप्टर नंबर 4 वाले पार्ट से हम लोग को, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो सब चैप्टर नंबर 4 से है। ये सब पहला पार्ट तो हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी वाला पार्ट तो पहले ही हो चुका है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर देखना है तो देख सकते हैं। उसी में तुम्हारा हैमंड्स पोस्टुलेट वाला पार्ट बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे दे रखा है, कुछ इसका डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट। उसके अलावा हम लोगों के पास रेडियो सिलेक्टिविटी, अगर ये वर्ड पढ़ना है तो पढ़ लेना है, इसका मतलब क्या समझ में आ जाएगा तुमको। रेडियो सिलेक्टिविटी एक क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट के एक्सरसाइज 2 में छुड़वा रखे हैं, जो रेडियो सिलेक्टिविटी है, वर्ड तुम्हारे काम का नहीं होता, इसलिए हम क्वेश्चन छुड़वा रखे हैं। पढ़ना है तो खुद से इसमें पढ़ लेना रेडियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दे भी रखा है, देख ही लो। रिएक्शन
जहाँ पे such as either of those just shown in which two or more constitutional isomer could be obtained as product but one of them is one of them predominates is called regioselective reaction। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि दो प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन एक मेजर होगा। जैसे यहाँ वाले पार्ट में अगर अल्कीन में रिएक्शन कराए तो दो प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन एक मेजर दिख रहा है हमको, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा। तो जब भी कभी दो प्रोडक्ट बन सकता है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो अगर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं और उसमें से एक ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। मार्कोवनिकोव रूल तो को बता ही दिया था। एंटी मार्कोवनिकोव रूल वाला पार्ट ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं, इसको रीड करके देखना। ये पार्ट रीड कर सकते हैं यहाँ से, पेज नंबर 148 रीड करो आराम से। 148 वाले पार्ट में तो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं दिया है, ये नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म दिया जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर करना होगा तो ये प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6 ये सब सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी रीड कर सकते हैं। मतलब 145 से आगे रीड करते जाओ रिएक्शंस वाले पार्ट को। फिर उसके बाद आगे के प्रोडक्ट वाले पार्ट में एडिशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। हम अपने टाइम पे यहीं से रीअरेंजमेंट वाला पार्ट पढ़े थे, जो भी रीअरेंजमेंट पढ़े थे बस यहीं से टॉपिक पढ़ रखे थे। एडिशन ऑफ हेलोजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हेलोनियम इंटरमीडिएट वाला पार्ट हम लोग का डिस्कशन हो चुका। फिर उसके बाद हम लोगों का CH2 Cl2 Br2 का एडिशन हो चुका है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते जा सकते हैं, जो जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करके देखो, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग के स्टेप वाले पार्ट में 161 तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन छोड़ देना, ये टॉपिक क्लास में डिस्कस करेंगे, तब अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, अभी के लिए छोड़ देना। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसको छोड़ सकते हैं, मतलब क्लास में पढ़ाएंगे तो इस इशू को छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का कंसर्टेड मैकेनिज्म, तो हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, ये तो हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि एक ही स्टेप में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हुए रिएक्शन होता है, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल सकते हैं। इस वर्ड को तो अभी डिस्कस नहीं करना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपने काम का नहीं है। हाँ, ये टॉपिक में एडिशन ऑफ रेडिकल, ये 4.10 की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ रेडिकल, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ रेडिकल। तो एडिशन ऑफ HBr to 1 ब्यूटीन फॉर्म 2 ब्रोमोब्यूटीन, बट अगर उसमें एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन चाहिए तो पेरोक्साइड वाले पार्ट को यूज करके हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ HBr कर सकते हैं। ये 4.10 पेज नंबर 167 वाले पार्ट में ये चीज पढ़ना है। मतलब 145 से तो रीडिंग करो, लेकिन सबसे पहले 167 वाले पार्ट को रीडिंग करना है। एडिशन ऑफ रेडिकल, कैसे हम लोगों का रेडिकल का एडिशन होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, उसका पूरा मैकेनिज्म दे रखा है। इसको रीड करना, 2-3 सवाल जो दे रखे थे उन सब क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी रीड कर लेंगे तो टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग फिर फ्री रेडिकल में सबसे लास्ट में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। और अगर ये टॉपिक समझ लेंगे तो फ्री रेडिकल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आराम से इस चीज को रीड करना। 4.10 एक्सरसाइज, इसमें सारे स्टेप्स दे रखे हैं ढंग से, और इसमें हाँ ठीक है, बस यहीं तक एडिशन 4.1 तक ही पढ़ना, 4.10 तक पढ़ना, 4.11 मत रीड करना। पढ़ने को पढ़ सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारा हाइड्रोजनेशन टॉपिक है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीन वाले पार्ट में हम लोग आराम से हाइड्रोजन का एडिशन कराते तो सिन एडिशन होता है, एक ही साइड से दोनों कैटलिस्ट यूज होता है, दोनों कैटलिस्ट का एडिशन हो रहा होता है। तो पढ़ना है तो अपनी मर्जी है, पढ़ सकते हैं, मजा ही आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखे ये टॉपिक, तो पढ़ना है तो आराम से पढ़ सकते हैं। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन में ये ऑर्डर दे रखा है, इसको यूज कर सकते हैं। रिएक्शन एंड सिंथेसिस नहीं, अपने काम का नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट बोला 4.10, उस 4.10 को पढ़ना और पेज नंबर 145 के बाद की चीजों को आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर मन करेगा तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जैसे ही मेरा अल्कीन कंप्लीट हो जाएगा तब। अल्काइन वाले पार्ट का हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने के बाद, बाकी कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आराम से एक ही बार यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपने काम का नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।